तो जैसा कि हम लोग गांधी जी को पढ़े थे और गांधी जी की जो कार्य करने के तरीके थे वो भी समझे थे कि वो कैसे कार्य करना पसंद करते थे और किस प्रकार से चीजों को लोगों को समझाने पर बल देते थे, अहिंसा पर कैसे काम करते थे। गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा जो काम था वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था? गांधी जी ने कहा कि अगर हम सही मार्ग पे चलकर सही चीज के लिए मांग करते हैं तो उसे सत्याग्रह कहेंगे। परीक्षा में प्रश्न ये है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कौन कौन से तरीके बतलाए या कौन कौन से मार्ग बतलाए सत्याग्रह के लिए, बताओ। याद है कुछ कि नहीं, कि पढ़े ही नहीं है? गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए सबसे पहला रास्ता बताया था जिसको वो कहते थे असहयोग। असहयोग, नॉन कॉरपोरेशन। नॉन कॉरपोरेशन। दूसरा रास्ता उन्होंने बतलाया सत्याग्रह के लिए जिसे कहते थे सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडेंस। सविनय अवज्ञा, ठीक। ये भी आपको कल बताया था कि सविनय अवज्ञा का कॉन्सेप्ट उनको कैसे मिला, किसके प्रवचन से मिला था ये? थोरो, थोर नहीं, थोरो। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इसका एक रास्ता होता है जिसे उन्होंने कहा हिजरत। हिजरत है ना, हिजरत से मिला है, ठीक। एक रास्ता उन्होंने बताया जिसको वो कहते थे उपवास। उपवास, हिजरत को हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं ग्रेट पर्ज कह सकते हैं, या अकेला पर्ज कह सकते हैं, ग्रेट पर्ज कह सकते हैं, और इसका मतलब है फास्टिंग। ये आप सब लोग जानते ही हैं। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कितने रास्ते बतलाए? 4। पहला क्या बताया? असहयोग। दूसरा क्या है? सविनय अवज्ञा। तीसरा क्या है? हिजरत। और चौथा क्या है? उपवास है। इन सब के मायने क्या होते हैं ये हमको थोड़े से पता होना चाहिए ताकि हम पहचान पाए। तो असहयोग के लिए गांधी जी ने कहा कि असहयोग को हम लोग बहुत सारी अलग अलग विधियों से पूरा कर सकते हैं असहयोग को। तो गांधी जी ने असहयोग के लिए पहली विधि बताई थी कि हम बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, ठीक। दूसरा उन्होंने कहा कि हम अपनी बातों के लिए पहुंचाने के लिए धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, या फिर उन्होंने कहा कि हम हड़ताल करेंगे। तो बहिष्कार, बायकॉट, धरना, स्ट्राइक, स्ट्राइक, हड़ताल, धरना, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन। इसका मतलब यह है कि गांधी जी ने असहयोग के लिए 3 रास्ते बतलाए थे, बायकॉट, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक। या तो हम हड़ताल करके असहयोग कर सकते हैं, या फिर हम धरना दे करके यानी कि प्रोटेस्ट करके कर सकते हैं, हड़ताल करके कर सकते हैं, और बायकॉट करके कर सकते हैं। क्या गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन की रूपरेखा में ये इसका प्रयोग नहीं किया है? कहते हैं ना वो चीजों को बायकॉट करना है, बहिष्कार करना है, या उनके खिलाफ धरना देना है। तो गांधी जी ने जब ये 4 कॉन्सेप्ट दिए थे, असहयोग का, सविनय का, और हिजरत का, और उपवास का, तो जब उनसे पूछा किसी ने कि असहयोग कैसे करेंगे, तो उन्होंने असहयोग को करने के लिए 3 विधियां अपनाई कि इन 3 विधियों से हम असहयोग को, नॉन कॉर्पोरेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन को फॉलो कर सकते हैं। उनमें से पहली थी बहिष्कार, दूसरी धरना, और उसके बाद हड़ताल, ठीक। फिर आते हैं सविनय अवज्ञा पर। गांधी जी से पूछा गया सविनय अवज्ञा कैसे करेंगे, तो गांधी जी ने कहा सविनय अवज्ञा अपने आप में ही छुपा हुआ है उसका अर्थ, कि सविनय अवज्ञा को हम लोग इन 3 विधियों का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। जो विधियों से हम असहयोग कर रहे हैं उन्हीं 3 विधियों का प्रयोग करके हम सविनय अवज्ञा भी कर सकते हैं, बशर्ते कि सविनय अवज्ञा में हम
किसी भी बात को विनय के साथ कहेंगे, विथ पोलाइटनेस कहेंगे, हाथ जोड़ करके कहेंगे। हम किसी को काम करने से मना तो करेंगे, लेकिन उससे काम करने के मना करने के लिए रिस्पेक्टफुली वर्डों का यूज करेंगे, तब उसे सविनय अवज्ञा कहा जाएगा। तो उनसे पूछा गया पत्रकार ने कि सविनय अवज्ञा क्यों, जब हम किसी का विरोध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं काम करने से, तो हाथ जोड़ करके क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी चीज को हाथ जोड़ के मना नहीं करेंगे तो हमारा उसमें एग्रेशन दिखेगा, और एग्रेशन दूसरे एग्रेशन को बदल देता है, प्रकट कर देता है, और अगर एग्रेशन उत्पन्न हो गया तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा, है ना? तो वो एग्रेशन को उत्पन्न होने से रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए, और सविनय अवज्ञा उन्होंने शुरू भी किया था। कब शुरू किया था सविनय अवज्ञा? 1930 में, है ना? 1930 में इन्होंने प्लान किया था कि हम सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। उन्होंने वायसराय को एक पत्र लिखा था अपनी 11 मांगों के साथ, और ये कहा था कि इन मांगों पर विचार करेगी सरकार, और सरकार ने इन मांगों पर विचार नहीं किया तो फिर हम आंदोलन शुरू करेंगे। वो जो मांगे रखी सरकार ने, वो मांगे कौन कौन सी? गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे रखी वो कौन सी थी? पहला तो ये कि रुपये का जो अवमूल्यन किया गया है उसको फिर से ठीक किया जाए। रुपए का अवमूल्यन बहुत ज्यादा कर दिया गया है, भारतीयों को पैसा कमा करके भी सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो पहली मांग तो ये थी। दूसरी मांग उन्होंने कहा कि भारतीयों को शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएं। वो ये नहीं कह रहे थे कि शस्त्र हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस दिए जाएं, क्योंकि अधिकांश भारतीयों को शस्त्रों के दम पर ही भड़काया जाता है या उनको डराया जाता है। फिर वो ये कहते थे कि सेना पर होने वाले खर्च में कटौती की जाए, कि सेना पे जो भी खर्च किया जा रहा है वो कटौती की जाए, क्योंकि सैनिकों के लिए जो खर्च के लिए जो टैक्सेशन का अमाउंट होता था वो जनता पर बहुत भार पड़ता था, उसको कम किया जाए। वो ये कहते थे कि उच्च अधिकारियों जिनको ज्यादा सैलरी मिलती है ऐसे कर्मचारियों की भर्ती कम की जाए, क्योंकि सारा का सारा पैसा कहां से जाता था? रेवेन्यू यहीं से जाता था, तो भारतीयों पर इस कर का भार बढ़ता जाता था। फिर वो कहते थे कि करों में रिफॉर्म किया जाए, है ना, करों में रिफॉर्म किया जाए। फिर वो ये भी कहते थे कि जो विदेशी वस्तुएं हैं, जो हमारे राजनीतिक बंदी है, उनको जेलों से रिहा कर दिया जाए। तो गांधी जी की ये सारी जो मांगे थी, इसके लिए उन्होंने 12 फरवरी तक का समय दिया 1930 में वायसराय को, कि आप 12 फरवरी तक इसमें डिसीजन ले लो। अगर आपने इन मांगे मान ली तो फिर हम आगे कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन मांगे नहीं मानी तो फिर हम आगे कोई ना कोई आंदोलन करेंगे। ये कब कहा गांधी जी ने? 12 फरवरी तक मानना है उनको, 11 सूत्री मांगे, और उन्होंने 12 फरवरी तक नहीं मानी, जो गांधी जी को पता था कि ये लोग नहीं मानेंगे, कि उसमें बहुत सारी चीजें थी ना, कि सैनिकों का खर्च कम कर दिया जाए, उच्च सैलरी पाने वाले, हाई सैलरी पाने वाले लोगों की संख्या कम कर दी जाए, भारतीयों को शस्त्र रखने का लाइसेंस दिया जाए, ठीक, और रुपए का अवमूल्यन किया जाए। तो इसमें बहुत सारे विचार किसके खिलाफ थे? सरकार के खिलाफ थे, तो उन्होंने इसको माना नहीं, और 14 फरवरी 1930 को गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अब सविनय अवज्ञा की जाएगी, अब सविनय अवज्ञा की जाएगी, और सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव तैयार हो गया। यहीं से सविनय अवज्ञा शुरू हुआ। तो गांधी जी से पूछा गया सविनय अवज्ञा में क्या होगा, तो गांधी जी ने पूरे सविनय अवज्ञा के पॉइंट डेवलप किए कि हम सविनय अवज्ञा कैसे करेंगे। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा में यह कहा कि सबसे पहले तो हम साल्ट टैक्स, नमक कर का विरोध करेंगे, पहला यह था, और नमक बनाएंगे जबरदस्ती, ठीक है ना, क्योंकि वो नमक बनाने से मना करते हैं, और हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, नमक बनाना शुरू करेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो वाइन शॉप हैं, शराब की दुकानें हैं और अफीम की दुकानें हैं, गांजे की दुकानें हैं, उस पर महिलाएं जाकर के धरना देंगी। मैंने कल भी समझाया था कि सविनय अवज्ञा में ही महिलाओं ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उन्होंने कहा हर आयु वर्ग का व्यक्ति अपने हिसाब से सविनय अवज्ञा करेगा। उसमें किसमें लिया था, लेकिन उसमें इतनी बड़ी संख्या में नहीं लिया था। महिलाओं के लिए कोई कॉल नहीं था उसमें, महिलाओं के लिए कोई स्पेशली बुलाया नहीं गया था उनको, लेकिन सविनय अवज्ञा में उनके लिए अलग से दल बनाए गए थे। जैसे कल हम बताए थे, लक्ष्मी सेना बनाई, मंजरी सेना बनाई और बानर सेना बनाई, तो उनको बुलाया गया, कॉल किया गया। इसी से तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ी सविनय अवज्ञा में, है ना। असहयोग में केवल वही असहयोग कर सकते हैं ना जो सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। महिलाओं का सरकार के साथ सहयोग ही नहीं है तो असहयोग कैसे करेंगे? उसका तो काम यह था कि हम जो सहयोग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन करेंगे। और कॉर्पोरेशन सरकार के साथ तो वही लोग करते थे जो सरकार के साथ जुड़े थे, इसीलिए। तो एक तो ये कहा गया।
फिर उसमें यह कहा गया कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाएगा, है ना, जो फॉरेन क्लोथ हैं उनकी होली जलाई जाएगी, विदेशी वस्त्रों की, ये भी उसी में कहा गया, इसी आंदोलन में रूपरेखा बनाई गई। तीसरा ये कहा गया कि जहां जहां सरकार ने दमनकारी कानून बनाए हैं उनके लिए हम विधेयक लाएंगे, विधेयक लाने के लिए फोर्स करेंगे, और शोर कमेटी है, शोर बिल है, वे बनवाए जाएंगे और हम इसके लिए आवाज उठाएंगे, धरना देंगे। तो महात्मा गांधी ने जो प्रपोजल तैयार किया है सविनय अवज्ञा का, वो सब लोगों को पसंद आया कि सविनय अवज्ञा ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो सरकार के हाथ भी टूट जाएंगे, सरकार काम भी नहीं कर पाएगी और हमको फायदा भी हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी ने कहा अगर अपना को सत्याग्रह करना है तो अपन हिजरत भी कर सकते हैं। हिजरत का मतलब क्या है? हिजरत का मतलब क्या है? उनका यह कहना था कि जब किसी जगह पर परिस्थितियां अच्छी ना हो तो हमको जगह अपनी बदल लेनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं कि यहां से जो जगह बदल रहे हैं अपन लोग, वो परिस्थितियों के अनुसार जगह बदलेंगे तो उसको हिजरत कहा जाता है। इसमें कोई भी भागने और उसकी बात नहीं होती। ऐसा वो कहते थे कि जैसे कि इस्लाम में कहा गया है कि मक्का से मदीना गए, तो मक्का से मदीना गए वो हिजरत हुआ, उसको हिजरत कहा जाता था। तो आज महात्मा गांधी भी ये कहते थे कि अगर हमको सत्याग्रह करना है तो हम भी ऐसा मार्ग अपना सकते हैं, इसमें कुछ भी बुराई नहीं। तो उन्होंने अपने सत्याग्रह का एक शस्त्र ये भी बताया कि हम हिजरत भी कर सकते हैं। और उपवास आपको पता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं और उसके कारण से भोजन नहीं कर रहे हैं, जैसे अपन सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करते हैं, तो सरकार को ये आरोप लगता है कि हमारे कारण से ये खाना नहीं खा रहा है, हाँ, यही तो लगता है उनको, हमारे कारण से खाना नहीं खा रहा है, तो उनको बहुत बुरा लगता है और शायद वो इस बात से गिलानी फील करते हैं और फिर वो भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए आ जाते हैं। ठीक, तो ये गांधी जी ने अस्त्र दिया भूख हड़ताल का, हिजरत का, सविनय अवज्ञा का और असहयोग का। ये 4 अस्त्र उन्होंने दिए जिनका काम यह था कि वे भारत में किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार से अपनी आजादी की मांग करते रहे। जब ये सब चल रहा था उसी समय हम लोगों ने यह समझा कि कुछ स्थितियां ऐसी हो गई है, साइमन कमीशन काम नहीं कर रहा है, साइमन कमीशन फेल हो गया है, साइमन कमीशन को मना कर दिया गया। ठीक, और क्या कहा गया इसको? हाँ, है? नहीं, वो तो रोलेट एक्ट था। इसको ये कहा गया ना कि ये सफेद लोगों का ने बनाया है, अंग्रेजों ने बनाया है, भारतीय इसमें शामिल ही नहीं है, इसलिए इसको मना कर दिया गया। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट फेल हुई, नेहरू रिपोर्ट का भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। जिन्ना फार्मूला भी फेल हुआ, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। और इस तरह से परिस्थितियां जब बिगड़ती गई तो ब्रिटिश सरकार ने यह कहा कि अब हमको भारतीयों को बुला करके कोई ठोस फैसला लेना पड़ेगा। इसी के चलते ये फेल हो गया है, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। मैंने बताया था ना, 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ और 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया और यह घोषणा कर दी गई कि भारत का स्वतंत्रता दिवस यही है। और यहीं से कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाने की शुरुआत की। पहली बार 1930 में मनाया गया, मनाया 1930 में गया, लेकिन अधिवेशन 1929 का था। अधिवेशन 31 दिसंबर को शुरू हुआ था, उस दिन 1929 थी, और जब अधिवेशन समाप्त हुआ तब तक 26 जनवरी 1930 हो गया। इसीलिए 29 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पास किया गया था और लाहौर में किया गया था, नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। और इसके बाद भारतीयों की गतिविधियां ऑर्गेनाइज्ड हो गई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। जब ये ऑर्गेनाइज्ड हो गई तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के एक पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को इंग्लैंड बुलाया। उन्होंने उनको इंग्लैंड बुलाया और इंग्लैंड में उसको नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहला आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया 12 नवंबर 1930 को और ये चलता रहा
19 जनवरी 1931 तक, 19 जनवरी 1931 तक ये चलता रहा पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने भाग लिया सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस ने राउंड टेबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना तय नहीं किया, क्योंकि जब उससे कहा गया कि कांग्रेस के लीडर उस समय महात्मा गांधी थे, तो उन्होंने कहा कि हमको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है भाग लेने के लिए। तो उन्होंने कहा क्यों जाना है? क्योंकि वहां पर ब्रिटिश अधिकारी हमारे साथ कोई अच्छा निर्णय लेंगे, हमारी शासन व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा उसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ बैठे बैठे ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने वहां जाने का फैसला नहीं लिया, और इसमें भारत की लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग पहुंचे। जैसे हिंदू महासभा की ओर से जयकर और मुंजे साहब पहुंचे, है ना। शेड्यूल कास्ट की ओर से हमारे अंबेडकर पहुंचे, ठीक। और इसी तरह से वहां पर अगर हम इनकी बात करेंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे अपने, वो भी वहां पहुंचे हैं। तेज बहादुर सप्रू भी वहां पहुंचे हैं। तो वहां पर जितनी, जैसे पंजाब की पार्टियां हैं, दक्षिण की पार्टियां हैं, जो भी पॉलिटिकली किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते थे, वो वहां पर पहुंच गए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि भारत के शासन संबंधी कोई ठोस निर्णय लिया जाए। इसमें निर्णय भी लगभग ले लिया गया। इसी कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने एक लंबा ड्राफ्ट पढ़ा था और बताया था कि भारत का सोशल स्ट्रक्चर कितना है, भारत में सामाजिक समस्याएं कितनी हैं, आर्थिक समस्याएं कितनी हैं, इन सब का समाधान कैसे किया जाए। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि संविधान बनने जैसी बात हो रही थी, कि कुछ ना कुछ नियम बनने वाला था भारत के बारे में। लेकिन जब यहां सब कुछ तय हो गया, तो कांग्रेस ने इसमें भाग लिया नहीं था, और कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ये सारी पार्टियां मिलकर के भी वहां से कोई नियम लेके आते तो वो भारत में लागू नहीं हो पाता जब तक कांग्रेस नहीं कहती तब तक। तो कांग्रेस की एब्सेंस के कारण से, खास करके कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण ही यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल हो गया, और 19 जनवरी को यह असफल हो गया। और उसके बाद से ही यह तय हुआ कि सफल क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और कांग्रेस के बड़े नेता कौन है? गांधी जी। अब बात आई, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे यहां पर? वायसराय इरविन साहब। तो इरविन से यह कहा गया कि आप कैसे भी करके गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेके आइए, गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेके आइए। और गांधी जी तब तक यहां पर प्लान कर चुके हैं असहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन को सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन को शुरू कर चुके हैं। गांधी जी से जब ये बातचीत हुई, तो गांधी जी ने कहा कि हमारी कुछ मांगे हैं। गांधी जी की मांग, और इधर हम कहेंगे तो वायसराय की मांग या ब्रिटिश सरकार की मांग, वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मांगे रखना चाहते थे। तो दोनों के बीच में 17 फरवरी 1931 से बातचीत शुरू हुई। और इससे ठीक पहले ही आप देख पाएंगे तो भगत सिंह अभी जेल में है, भगत सिंह अरेस्ट हो चुके हैं, सुखदेव, राजगुरु ये जेल में ही है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया है, और बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों, जैसे सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के कारण से उनको अरेस्ट किया गया, है ना। तो जब इनकी डिमांड चल रही थी, उसी दौरान गांधी जी ने कहा कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया दिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको रिलीज कर देंगे। वो कहते हैं कि भारतीयों को शांतिपूर्वक रूप से धरना देने की परमिशन दी जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, परमिशन है। शराब की दुकानों पर महिलाओं को धरना देने की परमिशन दी जाए, हड़ताल करने की परमिशन दी जाए, विदेशी हमारे वस्त्रों को, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो उनकी जो भी ऐसी मांगे थी, इरविन साहब सब मानते जा रहे थे। और ये मीटिंग एक दिन नहीं चली, 17 फरवरी से चली, और रोज लगती थी, 1-2 दिन छोड़ करके बार्गेनिंग चल रही थी। उसी दौरान मैंने आपको बताया था, इसी बीच 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद मिलने के लिए गए थे, चंद्रशेखर आजाद नेहरू जी से आनंद भवन इलाहाबाद में। जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि गांधी और इरविन के बीच में जो डायलॉग चल रहे हैं, और वो लोग जो एक एग्रीमेंट करने वाले हैं, उस एग्रीमेंट में भारतीयों के लिए क्या किया जाएगा, और खास करके हम लोगों के लिए क्या किया जाएगा। यहां पर हम लोगों से क्या मतलब है? क्रांतिकारियों से। तो उसमें नेहरू जी ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिन लोगों को पॉलिटिकली रूप से अरेस्ट किया गया है धरना हड़ताल के कारण से, उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों पर हत्या का मुकदमा चल रहा है वो चलता रहेगा, उसको बंद नहीं किया जाएगा।
ऐसा ब्रिटिश सरकार ने घोषणा करी है। पूछ के नहीं की उन्होंने, किसी से अपने मन से की। और कहते हैं कि नेहरू जी पर और आजाद जी पर और सारे क्रांतिकारियों पर उस समय बड़ी पैनी निगाह रहती थी सबकी, कि कौन किससे मिलता है, कौन किससे नहीं मिलता है। और ये खबर लीक हो गई कि आजाद नेहरू जी से मिलने के लिए इलाहाबाद आए हुए हैं, और उसी दिन आजाद साहब का इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एनकाउंटर पुलिस के द्वारा कर दिया गया। ठीक, ये 27 फरवरी को हो गया है एनकाउंटर। अभी गांधी इरविन चल ही रहा था। इस घटना के समय पर गांधी जी से बहुत सारे लोग खफा हो गए। इस घटना के बाद, क्योंकि गांधी जी के बीच में वो चल रहा है, उन्होंने कहते हैं कि गांधी जी वो बात क्यों नहीं रख रहे इरविन के सामने कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को माफ कर दिया जाए। चूंकि ये बात वो रख ही नहीं सकते थे, ये ब्रिटिश सरकार ने पहले ही बोल दिया कि हम हत्या के मुकदमों के बारे में कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। और अंततः हुआ भी ये कि 5 फरवरी को उनके बीच में समझौता हो गया। ये 5 मार्च 1931 को ये समझौता हो गया। समझौते में इरविन ने अपनी तरफ से केवल 2 मांगे रखी थी कि एक तो जो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं इसको बंद कर दो, और इसको बंद करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चलिए, है ना, वहां चलिए, और वहां जाकर के इस बात पर फैसला लिया जाएगा। और इसीलिए इस समझौते के बाद इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। अब वहां पर दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया जब पहला असफल हो गया था। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है आरटीसी, ये बुलाई गई 7 सितंबर से 1931 में 1 दिसंबर 1931 तक ये यहां बुलाया गया इंग्लैंड में। और इसमें 12 तारीख को 12 सितंबर को महात्मा गांधी वहां पहुंचे थे, एक शिप से गए थे जिसका नाम था आईएनएस राजपुताना। उससे महात्मा गांधी लंदन पहुंचे, और लंदन में जब वो पहुंचे थे इसमें भाग लेने के लिए, उसी समय उनको कहा गया था हाफ नेक्ड फकीर, एक अधनंगा साधु। फ्रैंक मॉरिस और चर्चिल जैसे बड़े नेताओं ने उनको कहा था। जब वहां वो पहुंचे तो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, और उन कॉन्फ्रेंस में बात एक ही मुद्दे पर फंस गई थी, और वो बात ये थी कि हम भारत की सामाजिक व्यवस्था पर ज्यादा विचार यहां नहीं करेंगे, अंग्रेज उस पर विचार नहीं करेंगे, उस पर विचार हम लोग करेंगे। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत में सामाजिक संरचना कैसी होगी ये भारतीय तय करेंगे, अंग्रेज केवल इतना तय करेंगे भारत में शासन व्यवस्था कैसे चलेगी वो बता दीजिए, और जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, तब हमारी सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम खुद फैसला लेंगे। लेकिन अंबेडकर ये चाहते थे कि अंग्रेजों द्वारा ही भारत की सामाजिक व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, क्योंकि भारतीयों ने तो इसको बनाया ही है। वो जो कहते हैं कि समाज की जो संरचना है भेदभाव की, वो भारतीयों ने तो बनाई ही है, उसको अगर दूर कोई कर सकता है तो ब्रिटिश सरकार कर सकती है इफेक्टिव कानून बना करके। तो वो इस बात पर अड़े हुए थे, और इस तरह से सांप्रदायिकता की भी बात चल रही थी, धर्मनिरपेक्षता की भी बात चल रही थी। सांप्रदायिक बहुत सारे इश्यूज सामने आए, धार्मिक इश्यूज सामने आए, और कुल मिलाकर गांधी जी इन सब बातों से सहमत नहीं हुए, और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिया। गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के चले गए, वहां लंदन में जो भी इंडियंस रहते थे उनसे मिलने के लिए चले गए। सोचिए दिसंबर के समय पर इतनी ठंड में वो बिना किसी कपड़ों के वहां पर घूम रहे थे, बिना कपड़ों के मतलब अपना लंगोटी लगा करके घूम रहे थे, जितना वो पहनते थे उतना ही। महात्मा गांधी वहां से फिर वापस आना शुरू हुआ, सम्मेलन तो फेल हो गया। जब वो वापस इंडिया पहुंचे तो उनसे पत्रकारों ने घेर लिया, उनसे पूछा कि आप क्या लेके आए वहां से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। तो गांधी जी ने कहा कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, हालांकि मेरे को कुछ नहीं मिला वहां से, लेकिन फिर भी मैंने अपने देश की इज्जत पर दाव नहीं लगने दिया, मैंने देश की इज्जत को समाप्त नहीं होने दिया है। मतलब मैं अपनी संरचना को, इज्जत को बचा के आया हूं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। गांधी जब वापस आए तो उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनको बीच में बंद कर दिया था गांधी पैक्ट के बाद से, और इससे पहले ही भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी लग चुकी है 1931 में। भगत सिंह को भी लगी, सुखदेव को भी लगी, राजगुरु को भी लगी। इससे बहुत सारे युवा लोग गांधी के खिलाफ हो गए, उनको लगा कि गांधी जी इन तीनों को फांसी से नहीं बचा सके, उन पर यह आरोप लगाया गया। तो भारत में एक ऐसा माहौल बना
कि हर व्यक्ति अपने तरीके से काम कर रहा है 1931 तक आते आते। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी फेल हो गया। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया, इधर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, तो अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। कौन सी जेल में? यरवड़ा। यरवड़ा कहाँ है? पुणे। उस जेल में इनको महात्मा गांधी को बंद कर दिया, क्योंकि ये वहां से सम्मेलन को छोड़ के आए। उसके बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा फिर से शुरू किया, जो एग्रीमेंट के खिलाफ था, तो इनको जेल में बंद कर दिया गया। इधर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, तो उसके बाद अंबेडकर के नेतृत्व में एक प्रावधान किया गया कि कम्युनल राइट्स उनको दिए गए। अंबेडकर से यह कहा गया कि आप हमारे देश में सिखों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को मिलता है सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर देते हैं, जो कि दलितों के लिए होंगे बस, और किसी के लिए। तो ये एक अच्छा प्रावधान था। भारत के सामाजिक सुधार का सांचा तैयार किया गया कि इंडिया में सामाजिक सुधार होगा। जब ये भारत पहुंचे, तो अंबेडकर ने, वो गांधी जी ने जेल में रहते हुए इसके खिलाफ अनशन कर दिया कि ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर बातचीत हुई कि क्यों अच्छा नहीं है। भाई आप देखेंगे तो 1909 से ही मुस्लिम को दिया जा रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट, और 1909 में सिखों को भी दिया जाने लगा सेपरेट इलेक्टोरेट। इंडियन क्रिश्चियन को पहले से ही मिलता है। तो इन धर्मों को पहले से जब मिल रहा है, तो हमको देने में क्या बुराई है? तो महात्मा गांधी ने कहा यह धर्म है, और दलित कोई धर्म नहीं है, दलित एक जाति है। उन्होंने ये कहा कि दलित हिंदुओं के ही लोग हैं, अलग से थोड़ी ना है। अगर ये सब हिंदू हैं, उसी में दलित हैं कुछ। वो कहते ये दलित हैं, अगर हम इनको अलग से ये दे देंगे, तो ये अलग धर्म के रूप में चले जाएंगे, हिंदुओं से अलग होने का भाव हो जाएगा। और वो कहते हैं कि मैं अपने हिंदुओं को सेपरेट नहीं कर सकता हूं, अलग नहीं कर सकता हूं। मैं ये चाहता हूं कि सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहे, और एक धर्म के रूप में दलित विकसित ना हो जाए। और हो सकता था ऐसा, इसमें बहुत सारी सच्चाई भी थी कि अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता, तो वे एक धर्म के रूप में कार्य कर सकते थे, अलग से व्यवस्था बना सकते थे। इस तरह से उनके बीच में बातचीत हुई, लेकिन अंबेडकर मानने को तैयार नहीं थे। अंबेडकर कहते थे कि इससे दलितों का ज्यादा सुधार होगा, उनको राजनीतिक अधिकार ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा लोग सुन करके पार्लियामेंट में जाएंगे। लेकिन दोनों के बीच में बातचीत बन नहीं रही थी, इसलिए गांधी जी ने 21 सितंबर को आमरण अनशन शुरू कर दिया जेल में, और 25 तारीख तक उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई, मरणासन अवस्था में पहुंच गए। तो उस समय तेज बहादुर सप्रू, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन लोगों ने गांधी जी अंबेडकर को समझाया कि आप मान जाइए, अभी इस समय हम लोग आजादी की अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि बाद में ये लड़ाई हमारी डिस्टर्ब हो जाए। यही कारण था कि 26 तारीख को दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। ये पूना में हुआ था, इसलिए इसको पूना पैक्ट कहते हैं। इधर अंबेडकर ने साइन किए थे, और दूसरी तरफ मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। क्योंकि महात्मा गांधी जेल में थे, तो वो जेल में रहते, एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर पाएंगे, और उनके प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। ठीक, तो ये जैसे एग्रीमेंट हुआ, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि अब भारत में दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिए जाएंगे, और यही जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, इसके बदले जो दलितों के लिए 73 सीट रिजर्व हैं, उनको बढ़ा करके 143 कर दिया जाएगा। इस मामले पर गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हो गया कि दलितों के लिए जो 73 सीट्स हैं, वो बढ़ा करके हम 143 कर देंगे, उसको हम लोग घोषणा कर देंगे जो दलितों के लिए रिजर्व हैं, बाकी की सीटें बाकी लोगों के लिए रहेंगी। तो इस प्रकार से 73 से 143 सीटों की संख्या दलितों के लिए रिजर्व की सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, और इसलिए ये एक पूना पैक्ट हो पाया। अंबेडकर और पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में, लेकिन साइन अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के हैं। अब ये वाला हुआ, तो इसके बाद कांग्रेस ने मांग रखी कि फिर से कोई एक नया सुधार भारत में पेश हुआ है, तो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फिर से तैयार किया जाए। और इस बार पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को नया रूप देने के लिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में बुलाया गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। कौन सा, कब हुआ था ये? 17 नवंबर 19
1932 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ है ना। 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। और इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केवल भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने के मार्ग है। उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों ने भारत की स्थिति को लगभग पॉलिटिकल रूप से बिगाड़ने का काम किया, और भारत में अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता तो चाहिए ही चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से हमको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी ही पड़ेगी। 1932 तक आते आते देश के हालात अंग्रेजों के विरुद्ध में आने लगे, भारतीयों में जागृति आई और भारतीयों ने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। तो इसके बाद भी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से हालत नहीं सुधरे, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों में भाग लिया, अंबेडकर, BR अंबेडकर। और कांग्रेस ने केवल एक में भाग लिया, दूसरे वाले में, और उसको दूसरे वाले में जो भाग लिया उसी के क्या कहते हैं उसको, नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की ओर से भाग लिया। अब 1932 तक आते आते वैश्विक परिदृश्य में भी स्थितियां गंभीर हो गई। अब रूस में भी स्टालिन का शासन आ गया। स्टालिन बहुत ताकतवर और क्रूर नेता था स्टालिन। उसके प्रभाव भारत के क्षेत्रों में पड़ने लगे, और इसी से जस्ट पहले ही अभी 1925 में 2 चीजें हुई हैं। 1925 में एक जन्म हुआ है पार्टी का जिसका नाम है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका जन्म MN रॉय ने किया, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। वो भारत में मजदूरों और किसानों को लेकर के क्रांति के माध्यम से देश में कब्जा करना चाहते। एक ऐसी पार्टी बनी, क्योंकि ये लोग रशिया की पार्टियों से बहुत प्रभावित थे। और दूसरी तरफ 1925 में अंग्रेजों के ईसाईकरण की नीति के विरुद्ध में, जैसे अंग्रेज क्या करते हैं, भारतीयों को ईसाई बनाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, और हमारी जो वास्तविक पहचान है जिसको कहते हैं हिंदू, इसको उन्होंने बहुत चैलेंज किया। इसको बनाए रखने के लिए 1925 में KS हेडगेवार ने, KB हेडगेवार ने, केशव बलिराम हेडगेवार ने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS की स्थापना हुई। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे संगठन काम करने लगे, कुछ पॉलिटिकल, कुछ नॉन पॉलिटिकल। जैसे RSS नॉन पॉलिटिकल थी, उसका काम चुनाव बनाव लड़ना नहीं है, गवर्नर जनरल से बात करना नहीं है, वो तो सब मिलकर के ये काम करेंगे कि भारतीयों की संस्कृति जैसी है वैसी की वैसी बनी रहे। वो नहीं चाहते थे कि हमारी संस्कृति का दोहन हो और हमारी संस्कृति पर कोई दूसरी संस्कृति प्रभावी हो जाए। तो इन चीजों से वो बचना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे, स्वयं सेवक की तरह, अपनी तरह ही मिलकर के काम करेंगे। और इस तरह से RSS की स्थापना हुई। तो वो लोग घर घर जाकर के लोगों को समझाते थे कि हिंदू बने रहना कितना आवश्यक है। यहाँ पर हिंदू बने रहने का मतलब ये था कि आप इस्लाम या किसी दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित ना हो, है ना। या फिर वो कहते थे कि ये अंग्रेजों की नीति है कि हमको दूसरे धर्मों में, उस समय तक आप देखेंगे कि मुस्लिम जो भारत में रहते थे वे सब भारतीय हैं और भारतीय परंपराओं का अनुसरण करते हैं, जैसा उनके धर्म की मूल मान्यता है उनको भी मानते हैं। लेकिन जो ईसाइयों ने यहाँ पर शुरू किया था ना धर्मांतरण की नीति, उसका सबसे ज्यादा विरोध करते थे यही लोग 1925 के बाद से। और ये दोनों ही संगठन धीरे धीरे इस देश में काम कर रहे थे। तब तक हम लोग 1935 तक पहुंचे। 1935 में एक अधिनियम पारित करने के लिए कहा गया। एक अधिनियम ऐसा पारित किया गया जिससे भारत की लगभग सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उस अधिनियम की बड़ी रूपरेखा बनाई गई। 300 लगभग 300 अनुच्छेदों वाला अधिनियम था। तो छोटा मोटा अधिनियम तो था नहीं। और इस अधिनियम का महत्व हम इससे भी समझ सकते हैं कि भारत में आजादी के बाद जो संविधान सभा ने काम किया था, उस संविधान सभा जो आजादी से पहले से काम कर रही थी, 1946 से लेकर के 1950 तक संविधान सभा ने इसी अधिनियम के बहुत सारे नियमों को भारत के संविधान में शामिल कर लिया। तो भारत के संविधान में इनको शामिल कर लिया था। इसका मतलब यह था कि भारत के संविधान में इस अधिनियम का बहुत सारा प्रभाव दिखाई देता है, 1935 के अधिनियम का। और इसको कहते थे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, ये अधिनियम जब आया
उस समय तक वैश्विक स्तर पर हालात बहुत गंभीर हो रहे थे, क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी के लिए सबसे बड़ा भूमिका उस समय निभा रहे थे, अभी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ है, वो भूमिका निभा रहे थे एडोल्फ हिटलर, जो इटली के तानाशाह। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सॉरी जर्मनी के, जो पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की सेना में सोल्जर हुआ करते थे, पहले वर्ल्ड वॉर में भी उसने पार्टिसिपेट किया था, घायल हुआ, हॉस्पिटल में रहा, और जर्मनी जब हार की घोषणा की गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गई है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की स्थिति को खराब कर दिया बिग फोर ने, धीरे धीरे करके जर्मनी पर एलिगेशन लगाते गए और जर्मनी की अर्थव्यवस्था तोड़ दी, सेना तोड़ दी, सेना भर्ती करने पर रोक लगा दी, तो जर्मनी लगभग लगभग कंगाल होने की कगार पे आ गया। ऐसे में जर्मनी में लीडरशिप का होना बहुत जरूरी था, और वो लीडरशिप संभाली एडोल्फ हिटलर ने। हिटलर जब जर्मनी में धीरे धीरे सेना में उसका प्रमोशन हुआ, और इस समय तक आते आते वो चीफ ऑफ आर्मी का हो गया, और उसी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जो जर्मनी के चांसलर थे हिंडनबर्ग, उनसे कहा गया कि आप जर्मनी में इमरजेंसी लगा दो। जर्मनी में जब इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर किस में पहुंच जाती है? राष्ट्रपति में। वहां पर आर्मी का जो हेड होता है उसमें पहुंच जाती है। भारत में जब इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर किस में पहुंच जाती है? आर्मी में हेड में पहुंच जाती है। और आर्मी का हेड कौन होता है? अपने यहाँ तीनों सेनाओं का जो एक्स ऑफिशियो हेड होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति शासन कहते हैं अपन उसको। राष्ट्रपति के पास सारी पावर पहुंच जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है दोनों ही जगहों पर, क्योंकि भारत के संविधान में इमरजेंसी लगाने की प्रक्रिया जर्मनी से ही ली गई। भारत के संविधान में जब अपन इमरजेंसी लगाते हैं तो ये प्रोसीजर हमने जर्मनी से ही सीखा है, और जर्मनी से सीखा है इसलिए जर्मनी जैसा यहाँ, जैसा जर्मनी में होता है वैसा यहाँ होता है, या ये कह लीजिए जैसा यहाँ होता है वैसा जर्मनी में होता है। तो जैसे इमरजेंसी लगाई तो सारी पावर अब पार्लियामेंट से हट करके आर्मी में आ गई है, और आर्मी का हेड कौन है? हिटलर है। तो जो भी मांगना है, जो भी बात करनी है, हिटलर से करो, है ना। और उस समय तक जर्मनी बहुत बड़े डेप्ट में था पश्चिमी देशों के, यानी कि कर्जे में था। अमेरिका में बैंक फेल हुए 1925 के आसपास, तो अमेरिका ने अपना लोन वापस लेना शुरू किया जर्मनी के क्षेत्रों से। जर्मनी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। जर्मनी के पास जब ये लोग जाते थे तो जर्मनी कहता था कि देखिए मैं आपको पैसा तो दे दूंगा, लेकिन मैं मिलिट्री का आदमी हूं, और मिलिट्री ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। वो कहते एग्रीमेंट तो पार्लियामेंट ने किया, पार्लियामेंट तो है ही नहीं। और कुछ समय बाद पार्लियामेंट में भी आग लग गई, जर्मनी की पार्लियामेंट ही नष्ट हो गई। जो चांसलर थे हिंडनबर्ग, उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो जर्मनी में ले दे के कोई बचा ही नहीं, पार्लियामेंट खत्म, और जो चांसलर थे वो भी खत्म। अब ले दे के कौन बचा है? हिटलर। जो भी बात करनी है उसी से करो। और उसके बाद जाते कि हमारा पैसा था, उसने कहा हमारे पास तो कोई पैसा नहीं, हमने कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं किसी के साथ, पार्लियामेंट ने किया था, पार्लियामेंट तो वो पड़ी हुई है, उससे तुम जाना तो ले लो। तो वो कहां से लेंगे पैसे? यानी वो इस पर उतारू हो गया कि मुझे इस वर्ल्ड पर अपनी पहचान फिर से बनानी है। और उसने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ये थी कि जर्मनी के बारे में लिखी गई थी, और उसमें लिखा था कि जर्मनी की सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। जर्मनी की सेना 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा कि जर्मनी कभी भी आर्मनाइजेशन नहीं करेगा, हथियार नहीं बनाएगा। जर्मनी युद्ध का अभ्यास भी नहीं करेगा। और जर्मनी के बहुत सारी जगहों पर फ्रांस का कब्जा हो गया था, क्योंकि फ्रांस भी जीते वालों में था। तो जर्मनी तो वैसे भी पंगु था, टूटा हुआ था। हिटलर ने इन सब का उल्लंघन करना शुरू किया। उसने आर्मी में भर्ती शुरू कर दी, उसने हथियार बनाना शुरू कर दिए। सबसे खतरनाक पनडुब्बी उसी ने बनाई थी, यू बोट। उसने तहलका मचा दिया था, है ना। उसी ने बनाई थी, हिटलर ने बनवाई थी। उसने उन सारे नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में लिखे थे। और इंग्लैंड उससे कुछ नहीं कह रहा है, जबकि इंग्लैंड में चर्चिल जो साहब है, चैम्बरलेन है, ये चाहते थे कि भाई हिटलर कुछ तो करे। उनको लगता था कि हिटलर इसीलिए कर रहा है ताकि वो हमारे उन क्षेत्रों को फिर से कब्जा ले जो हमने उससे छीन लिए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उनको नहीं पता कि हिटलर क्या चाहता है। हिटलर ने इतनी छोटी सोच कभी रखी नहीं। हिटलर चाहता था कि अब यूरोप में थर्ड राइक बनेगा, बड़ा साम्राज्य बनेगा, और उस साम्राज्य में इंग्लैंड भी शामिल होगा। इन सब पर जर्मनी का कब्जा होगा, पोलैंड पर, इंग्लैंड पर, फ्रांस पर, इटली पर। और उसने सपना देखा एस्थोनिया, लाटविया पर भी हमारा कब्जा हो। उसका सपना सही था, कर भी सकता था, लेकिन उसने सपने में एक चीज गलत देख ली। उसने ये सोच लिया कि मैं रूस पर भी शासन करूं। ये उसके लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली सिद्ध हुआ, और उसने अपनी योजना के अनुसार खूब अच्छा काम किया। और 1939 में उसने पोलैंड पर अटैक कर दिया 1 सितंबर को। पोलैंड पर अटैक किया है, उससे पहले उसने रूस से कहा कि बीच में नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं पोलैंड का आधा हिस्सा आपको देने वाला हूं।
तो भारत में ये खबर आई थी कि हिटलर तो लड़ रहा है और वो रूस रूस उसके साथ है। और उसी समय भारत में मैंने बताया था कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1938 में हरिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे। और अगले साल 1939 में, जिस साल वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ है, उस साल यह अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने। उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के साथ मोड्स ऑफ ऑपरेंडी को लेकर के मतभेद हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। वो कांग्रेस से रिजाइन किए तो कांग्रेस के अध्यक्ष या उस अधिवेशन को पूरा किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना दी, फॉरवर्ड ब्लॉक। और अंग्रेजों ने गुस्से में आकर के उनको अरेस्ट कर लिया। वो अरेस्ट हो गए, उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी। कोई अपराध तो किया नहीं था उन्होंने, तो उनको जेल से रिहा करके हाउस अरेस्ट कर दिया कलकत्ता में अरेस्ट हो गए। हाउस अरेस्ट से वो भागने में सफल हो गए, और उनको पता था वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड और जर्मनी लड़ रहे हैं, और इंग्लैंड का भारत पर शासन है। तो अल्टीमेटली वो किससे दोस्ती जाके करने वाले थे? हिटलर से, क्योंकि हिटलर इंग्लैंड को हराने वाला है, ऐसा उसका दावा कर रहा है कि हम इंग्लैंड को हराएंगे। और इसीलिए वो हिटलर के पास गए, लेकिन हिटलर के पास गए उससे पहले वो रशिया में रुके हुए थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर जितने भी लोग सपोर्ट हैं, जर्मन आर्मी है जो उनका सपोर्ट करेगी, वो रशिया के रास्ते से धीरे धीरे करके भारत तक पहुंचेगी, और भारत में अंग्रेजों से लड़ेगी और अंग्रेजों को यहां से भगाएगी, अपनी खुद की सत्ता स्थापित होगी। तो वो हिटलर से बहुत इंस्पायर थे सुभाष चंद्र बोस। तो वो जर्मनी में रशिया में रुके हुए थे। उनको नहीं पता कि रशिया पे भी अटैक कर दिया हिटलर ने। अब जब रशिया पे हिटलर ने अटैक कर दिया तो उनको कहा ये तो बड़ा गजब हो गया। तो वो रशिया से निकल करके फिर जर्मनी गए, और जर्मनी में उनसे मिले और उन्हें कहा कि हम इंग्लैंड की सरकार को भारत से हटाना चाहते हैं। तो हिटलर ने कहा कि मैं तो पूरी दुनिया से हटाना चाहता हूं, तुम तो इंडिया से हटाना चाहते हो। और उसने कहा तुमको चिंता करने की बात नहीं है, तुम अपने आप को आज से ही आजाद मानो कि आजाद हो, भारत आजाद है, अंग्रेजों को इस पर शासन नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को तो मैं खत्म करने वाला हूं, इंग्लैंड को पूरे पर कब्जा करने वाला हूं, उसकी चिंता नहीं करो। और तुम चाहो तो अपनी एक सेना बना करके इस देश पर शासन कर सकते हो। और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, और आजाद हिंद फौज को आजाद हिंद सरकार भी कहते हैं। उसको सरकार का टाइटल दिया था हिटलर ने कि आजाद हिंद फौज एक सरकार है। जापान ने दिया था कि आजाद हिंद फौज एक सरकार है। सर्बिया ने दिया था कि आजाद हिंद फौज एक सरकार है। तो बहुत सारे देशों ने कहा कि ये सरकार है। तो सुभाष चंद्र बोस उस सरकार के हेड थे, प्राइम मिनिस्टर थे, या राष्ट्रपति कह लीजिए, जो चाहे सो कह लीजिए, उस सरकार के प्रमुख थे। और आपने देखा होगा कि 1942 के बाद सुभाष चंद्र बोस ने वैसे ही कपड़े पहनना शुरू कर दिए जैसे हिटलर पहनते थे। उनकी यूनिफॉर्म आपने देखी होगी। वो चाहते थे कि हम भी इस देश को एक ऐसा ही इंग्लैंड को हटाएंगे, और इंग्लैंड को हटाने में उनकी बड़ी सपोर्ट कौन कर रहा है? हिटलर। इसलिए वो हिटलर से बहुत इंस्पायर थे। और जब वो जर्मनी से इंडिया आए सिंगापुर के लिए, तो हिटलर ने उनको अपनी पनडुब्बी में बिठा के भेजा था, नहीं तो इंग्लैंड के लोग उनको कहीं भी पकड़ लेते। इंग्लैंड के लिए तो वो बहुत बड़े दुश्मन थे ना। तो पनडुब्बी में बैठ करके आए, यू बोट में बैठ करके सिंगापुर पहुंचे, बन गए। वहां पर उन्होंने फिर अपनी आजाद हिंद फौज बनाई, आजाद हिंद सरकार बनाई। अब आजाद हिंद सरकार का सीन कैसे बनेगा? ये भारत है, और भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन है। ठीक, ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में जर्मनी से लड़ रही है, और ये सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज है जो यहां पर भी है और यहां लड़ रही है। किससे? अंग्रेजों से। इसमें भारतीय सिपाही भी हैं, इसमें भी भारतीय सिपाही हैं, जापानी सिपाही भी हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इतनी बड़ी सेना बनाए कहां से? उनके पास तो केवल 12,000 लोग थे। 12,000 लोग थे, उसमें 60,000 तो जापान ने दिए थे। तो 72,000 लोगों के साथ उन्होंने अपनी सेना बनाई थी। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था। दुर्भाग्य यह हुआ कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया। हिटलर ने सुसाइड इसीलिए कर लिया कि उसने रूस पर आक्रमण करके गलती की ना, और रूस की सेनाओं ने उसको घेर लिया बर्लिन में ही। इधर उसने इंग्लैंड को हल्के में लिया, और इंग्लैंड के हवाई जहाज ने बॉम्बिंग करके हिटलर की पूरी हवाई सेना को नष्ट कर दिया, जिसको लुफ्टवाफ कहते थे, पूरी नष्ट कर दी। तो हिटलर के पास कोई चांस ही नहीं था। रशियन आर्मी उसके घर तक पहुंच गई है, और हिटलर ने बंकर में 30 अप्रैल को सुसाइड कर ली थी 1945 में। 2 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, हिटलर की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी, और 30 तारीख को उसने सुसाइड कर लिया। हिटलर के सुसाइड करने से जो फोर्स लड़ रहे थे इंग्लैंड अमेरिका, ये ताकतवर हो गए।
ये ताकतवर हो गए, इनको लगा कि बड़ा देश, बड़ा राजा तो मर गया है, बड़ा कमांडर, और फिर तो छोटे छोटे बचे। जापान की कहानी में आपको सुनाई चुका हूं, वो पहले ही सरेंडर कर दिए थे 14 अगस्त को हिरोहितो, इसीलिए 14 अगस्त को भारत को आजादी की घोषणा की गई थी कि उसी दिन करेंगे। तो इस तरह से जब 14 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया, और जापान के सरेंडर करते ही ये सेना वापस जाएगी जापान, तो सुभाष चंद्र बोस के पास क्या बचेंगे? उसमें से भी 2,500 से 3,000 लोग मर चुके थे युद्ध में, और हिटलर मर चुका है जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाला था। इस कारण से 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में एक उड़ान भरी, और ऐसा कहते हैं कि उस उड़ान में उनकी डेथ हो गई। दावा ये करते हैं लोग 99% की उस उड़ान में वो उड़े ही नहीं थे, वो कहीं और चले गए थे, छुप गए थे, छुप के रहते थे। मैं इस छुपने वाली थ्योरी को ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता, जो मतलब इस क्षितिज पर सूर्य के समान था, ऐसा नेता छुपके तो कभी नहीं रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए छुप जाते, जैसे उनकी अंग्रेजों के कारण से वो छुप जाते थे, तो वो हमेशा के लिए छुपके नहीं रह सकते। अगर वो छुपके रहे 1945 में, तो 47 में आजादी के बाद भारत आते, तब तो अंग्रेज उनका कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये कहानियां हैं कि वो छुप गए, ये हुआ वो हुआ, और अगर छुप गए थे तो क्यों छुप गए थे इसका भी अभी तक पता नहीं लगा है। कोई ऐसा बड़ा काम तो हुआ नहीं है। आजादी के बाद उनको आना चाहिए था, नेहरू जी उनका स्वागत करते, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बनाते या कुछ और बनाते, कुछ ना कुछ तो होता। तो ऐसा लगता नहीं है कि वो बचे थे। हाँ, ये जरूर है कि उनके कुछ सहयोगी जरूर बचे थे, जिनके पास सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेज, लेटर वगैरह, रेडियो वगैरह कुछ है उनके पास। तो कई बार लोग कहते हैं कि वे सुभाष चंद्र बोस ही थे। जैसे एक बहुत फेमस स्टोरी है गुमनामी बाबा की, वो गुमनामी बाबा बन के घूमते रहे इधर से उधर। क्यों घूमते रहे गुमनामी बाबा बन के? अपने ही देश में। क्या चाहते थे इसका मतलब? तो सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े नेता थे, उनका ऑरा बहुत बड़ा था, उनको छुपके रहना उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। ऐसा कि हमेशा के लिए छुपके रहे, इतना डरने वाले वो कभी नहीं रहे कि हमेशा छुपके रहे। वो बस परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी गायब होते थे, और एक जगह से गायब होते तो कहीं ना कहीं तो प्रकट होते ही थे, लेकिन वो प्रकट नहीं हुए, इसलिए डाउट होता है कि उनकी पर्सनैलिटी से ये कहानी मैच नहीं करती। अधिकांश लोग दावा करते हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा है तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ये भी जानते होंगे कि वो बहुत अधिक समय तक कहीं भी गायब नहीं रह सकते हैं। भेष बदल के आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ही आसपास रहते थे। खैर, ये कहानियां हैं। इस वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड हार जाता, जापान जीत जाता, जर्मनी जीत जाता, तो भारत की सूरत कुछ और ही होती। अगर थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि जर्मनी जीत जाता, जापान जर्मनी का जो गुट है वो जीत जाता, तो क्या होता? इंग्लैंड पर जर्मनी का कब्जा होता, और भारत पर आजाद हिंद सरकार बन गई होती। क्योंकि आजाद हिंद तो सरकारी थी, सुभाष चंद्र बोस तो उसको सरकारी ही मान के चलते थे। वो तो इस युद्ध का पासा पलट गया, और पासा पलटने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी अमेरिका ने। अमेरिका युद्ध में लड़ नहीं रहा था, उस युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों जापानियों को ऐसा लगा कि जापानियों ने चीन पर कब्जा कर लिया। 1939 में मंचूरिया में घुस गए, चीन के मंचूरिया में घुस गए, कब्जा कर लिया, और चीन के मंचूरिया से जापानियों को जब भगाया, राष्ट्रवादियों ने और समाजवादियों ने मिलकर भगाया। समाजवादियों का रोल ज्यादा रहा कम्युनिस्टों का, इसलिए कुछ समय बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार बन गई। तो मंचूरिया से भागे तो दूसरी डायरेक्शन में चले गए घूमते हुए, उधर अमेरिका के जहाज खड़े हुए थे होनोलुलु में, हवाई आइलैंड पर, वहां उन्होंने बॉम्बिंग कर दी। अमेरिका के 60-70 जहाज नष्ट कर दिए इन्होंने, हाँ, पर्ल हार्बर पर। तो पर्ल हार्बर पर जहाज नष्ट कर दिए हुए, तो फिर उन्होंने कहा ये क्या है? अब अमेरिका तो लड़ ही नहीं रहा है। ये हुआ था 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 को ये सब हुआ था। और 7 दिसंबर 1941 को जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ और अमेरिका के जहाज नष्ट हुए, तो अब अमेरिका ने कहा कि हम युद्ध में लड़ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्यों? हम तो युद्ध में लड़ने का कोई काम ही नहीं है। तब अमेरिका के जो उस समय डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनका नाम था ड्वाइट डी आइजनहावर। और ड्वाइट डी आइजनहावर, आप लोग याद रखिएगा, ही वाज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर थे, लेकिन वो उस समय राष्ट्रपति नहीं थे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हेनरी ट्रूमैन। हेनरी ट्रूमैन ने अपने डिफेंस डिपार्टमेंट से कहा कि जी हमारे इतने सारे जहाज जापान ने नष्ट कर दिए हैं, इसका क्या किया जाए? तो उसने कहा कुछ करते हैं, और ये लोग अपना जंगी जहाजों का बेड़ा लेके जापान के पास पहुंच गए। और जापान में मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट हिरोहितो
और प्राइम मिनिस्टर सुजुकी थे। ठीक, तो वो उनको मैसेज करते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए। जापान से कहते हैं सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर हम आप पर बॉम्ब गिरा देंगे। वो बॉम्ब की बात नहीं करेंगे, हम आप पर अटैक कर देंगे। उस समय बॉम्ब की बात ही नहीं थी। जुलाई के लास्ट तक आते आते अमेरिका को खबर मिली कि अमेरिका का प्रोजेक्ट ट्रिनिटी सफल हो गया है। और प्रोजेक्ट ट्रिनिटी क्या था? अ प्रोजेक्ट विच वाज मेकिंग रिसर्च एट द टाइम अबाउट टाइम बॉम्ब और द एटॉमिक बॉम्ब। तो वो ऐसे एक टाइमर और एटॉमिक बॉम्ब पे काम कर रहा था कि हम एटॉम बॉम्ब कैसे बनाएंगे। वो प्रोजेक्ट चल रहा है और ऐसे में जापान से लड़ाई भी हो गई है और ऐसे में खबर मिल गई कि प्रोजेक्ट ट्रिनिटी सफल हो गया, मतलब बॉम्ब बन गया। तो सारी चीजें एक साथ हुई, तो फिर अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका ने अपने सुर बदल लिए। जो अमेरिका जापान से कहता था कि सरेंडर अदरवाइज वी विल अटैक इन नवंबर, सरेंडर कर दो नहीं तो नवंबर अक्टूबर तक हम लोग अटैक कर देंगे। अब वो ये कह रहा है कि सरेंडर नाउ, अभी करो, अदरवाइज वी विल सी यू द नेक्स्ट वीक। और ये 20 जुलाई को कह रहे हैं कि अभी सरेंडर करो नहीं तो हम अगले महीने आपको देख लेंगे। जापान, मैंने कहा था ना कि थोड़ा वैसा था, चलो ठीक है देख लेंगे। जापानियों से मैदान में लड़ना बहुत मुश्किल काम है, अमेरिकन की बस की बात नहीं थी जापानियों से मैदान में लड़ना। जापानी लोगों को जिंदा गाड़ देते हैं। उसने मंचूरिया में बहुत हाहाकार मचाया था। ये तब की बात है, आज की बात नहीं है। आज तो खैर सारे फोर्सेस की पावर बदल गई है। तो जापानियों से उस समय फील्ड पर लड़ना बहुत कठिन काम था, इसलिए दूर से धमकी दे रहे थे अमेरिकन कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और जापानी कहते चलो ठीक है यहाँ तब बात करेंगे। हीरो तो सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 6 अगस्त को पहला बॉम्ब लॉन्च कर दिया। छोटा सा बॉम्ब था, वो कहते छोटा सा है, नाम है उसका लिटिल बॉय। वजन था 11 टन। 11 टन का बॉम्ब गिरा दिया हिरोशिमा पर और जापान की कमर टूट गई। और इस कमर से, इससे वो उबर भी नहीं पाए कि फिर से उबर जाते। 9 तारीख को दूसरा गिरा दिया नागासाकी पर और जापान ने कर दिया सरेंडर। तो अमेरिका का युद्ध में आना एक बड़ा बदलाव था। और अमेरिका जब तक युद्ध में कूदा नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं हुआ है। तब तक तो ऐसी लड़ाई चल रही है, 2 बम वहां गिर गए, 2 बम यहां गिर गए। हिटलर का बोलबाला था। अमेरिका के आने से इतना खतरनाक युद्ध का फेस बदला। और उसने इटली से शुरुआत की। इटली में उसने 15 दिन में कब्जा कर लिया। इटली को यूरोप की अंडरवैली कहते हैं, कमजोर है सबसे। अंडरवैली किसी जानवर के नीचे के हिस्से को अंडरवैली कहते हैं, जहां से जानवर बहुत कमजोर फील करता है, वो इसलिए अपने नीचे से किसी को निकलने नहीं देता है। तो जैसे ही यूरोप की अंडरवैली, उन्होंने उस पर अटैक किया, इटली पर छुड़ा लिया, फ्रांस के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, हिटलर को सेंट्रलाइज कर दिया। और वो हिटलर जिसको सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, वो इतना खुश था कि 28 अप्रैल को तो उसने शादी की थी 1945 में, और 30 अप्रैल को सुसाइड करना पड़ा 2 दिन बाद ही। क्या फेस बदला अमेरिका ने पूरे युद्ध का। और इससे इंग्लैंड को भी ताकत मिली, इंग्लैंड को भी बहुत ताकत मिली। और इस तरह से जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया। जर्मनी के 2 हिस्से हो गए, पूर्व जर्मनी, पश्चिम जर्मनी। और वहां पर एक दीवार बनी जिसको कहते थे बर्लिन वॉर। 45 साल तक आधा जर्मनी रूस के साथ, आधा जर्मनी इंग्लैंड और अमेरिका के साथ काम करता रहा। दोनों देशों में, दोनों ग्रुपों में क्या होने लगा, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर आप जानते ही हैं। तो कोल्ड वॉर शुरू हो गया इधर रशिया का, और इधर रशिया ने अपना ग्रुप बनाया यूएसएसआर, और अमेरिका ने अपना ग्रुप बनाया नाटो, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बनाया। और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। और कोल्ड वॉर में रशिया ने कभी भी अमेरिका को आगे नहीं निकलने दिया। चाहे अंतरिक्ष में इंसान भेजने की बात हो, चाहे जानवरों को भेजने की बात हो, चाहे महिलाओं को भेजने की बात हो, किसी को भी भेजने की बात हो, रशिया हमेशा ही अपर एज पर रहा। और हथियार बनाने की बात आई तो रशिया ने AK-47 बनाई। अमेरिका उसका जवाब उस समय नहीं दे पाया। और आज भी सबसे भरोसेमंद राइफल अगर फोर्स के पास है तो AK-47 मानी जाती। तो रशिया ने इसको, नाटो देशों को, अमेरिकन देशों को हमेशा ही नीचे दिखाता रहा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक से, ये किसी की समझ में नहीं आया कि अचानक से 22 जुलाई 1969 को अमेरिका ने घोषणा करी कि हम लोग लाइव होने जा रहे हैं, चंद्रमा पर लैंड कर गए हैं नील आर्मस्ट्रांग। रशिया ने कहा कब पहुंच गए ये लोग, ये तो हमेशा पीछे रहे हमसे, हम तो पहुंचे नहीं कभी। तुम्हारे तो सारे के सारे 10 अपोलो फेल हो गए, ये 11वां अपोलो है। 11वां अपोलो था ना, अपोलो 11। तो पता नहीं इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, इंसान भी उतार दिए। कौन कौन गया था उसमें, अपोलो में? और एडविन, यस, उसमें 3 लोग थे, एक बज एल्ड्रिन और एक नील आर्मस्ट्रांग और एक कॉलिन। उसमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और कॉलिन ही वहां पर
लैंड किए थे चंद्रमा पर और एक व्यक्ति उनके कैप्सूल में कंट्रोल कर रहे थे, वो मून पर लैंड नहीं किए थे। तो ये घटना पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। अमेरिका की जीत हो गई, अमेरिका की जीत हो गई। और फिर तरह तरह की थ्योरी निकल के आई कि अमेरिका ने एक एलियन पकड़ लिया है, उस एलियन से टेक्नोलॉजी पूछते हैं, उस एलियन को रखते हैं एक सीक्रेट जगह पे जिसको कहते हैं एरिया 51। ये सब, उस पर फिल्में भी बनी, हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनी हैं। और उन्होंने एक ऐसी वो छोड़ दी, सिगुफा छोड़ दिया कि सब लोग सोच रहे हैं हाँ इसीलिए अमेरिका आगे। कोई एलियन विलियन किसी के पास नहीं है ना। और एलियन है कि नहीं, इस बात को ना तो नकारा जा सकता है ना स्वीकारा जा सकता है। नकारा इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि इस ब्रह्मांड के हम 1 बाय लगभग 1 पद्म से भी छोटे हैं। ब्रह्मांड का साइज इतना बड़ा है कि उसके लिए हम 1 अरब खरब शंख पद्म नील इतने छोटे हैं। तो शायद हम लोग उसके एक इतने बड़े हिस्से को कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे। हम बाकी छोड़ो, अभी हम एक्सप्लोर कर वहां भी नहीं पहुंच पा रहे थे प्लेटो तक, तो हमने कहा चलो हटाओ 8 ही चाहिए, 8 ही ग्रह पड़ेंगे, कौन पड़े प्लेटो को, इतनी दूर है अपना। तो हम लोग तो और छोटे करते जा रहे हैं अपने साइज को, वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो कुल मिला के ये है कि हम बहुत छोटे से हिस्से में रहते हैं। और अगर हमारा जन्म ऐसे हुआ है, एक सेलेस्टियल बॉडी यानी कि अर्थ पर कोई लाइफ बनी है 15 करोड़ साल पहले, अगर ये धीरे धीरे करके ठंडी होकर के इस पर लाइफ बनी है, तो क्या ब्रह्मांड में ऐसी घटना कहीं और नहीं हुई होंगी? और हुई होंगी तो निश्चित वहां भी कुछ ना कुछ जीवन बने होंगे। तो उसमें दोनों शर्त हैं। वो हो सकता है कि जीवन हमारे बाद बना हो, ये भी हो सकता है कि वो जीवन हमसे पहले बन गया हो। अगर वो हमसे पहले बन गया होगा तो कितनी एडवांस स्टेज में होगा, और हमारे बाद बना होगा तो अभी भी आदिवासियों की तरह घूम रहा होगा जंगल में आदि मानव की तरह, ये भी हो सकता है। तो ये सब नकारा भी नहीं जा सकता है, स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के ये दुनिया के देशों ने स्वीकार किया कि 1969 को अमेरिका ने मून पर लैंड किया, रशिया को छोड़कर। रशिया ने कहा हम कभी नहीं मानेंगे इस चीज कि आप वहां पर पहुंच गए। अमेरिका ने कहा हम लोग गए थे, झंडा भी गाड़ा है हमने वहां पर, जाके देख लो। तो रशिया वहां गया ही नहीं है देखने के लिए। अब वो जाए तब तो बताए कि हाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं, झंडा वंडा वहां पर। तो कुल मिला, हाँ क्या, हाँ मैं यही, और मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। रशिया ये कहते थे कि इन्होंने किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, वहां का है ही नहीं। कई थ्योरी चलती हैं। और अमेरिका ने, हालांकि जिस कैप्सूल में ये लोग गए थे वो कैप्सूल रखा हुआ है म्यूजियम में, आप उस कैप्सूल को जाके देख सकते हैं। और उस कैप्सूल पे साइंटिफिक रिसर्च भी हुए। उसमें यह कहा गया कि जब आप वॉन एलन बेल्ट को पार करेंगे तो रेडिएशन बहुत हाई होता है। वो रेडिएशन से आपको किसने बचाया, आप तो मर जाते कैप्सूल के अंदर। तो फिर उसमें साइंटिफिक स्टडी हुई कि एल्यूमिनियम और लेड बचा सकता है आप उस हाई रेडिएशन से। तो जब उस कैप्सूल पर रिसर्च किया गया तो उसमें एल्यूमिनियम और लेड पाया गया। तो इससे ये कह सकते हैं कि हाँ, एक कैप्सूल में इतनी क्षमता तो है कि जो वहां जा सकता है, वैन एलन को पार कर सकता है। तो ऐसी रिसर्च चलती रहती है। खैर हम तो वहां कहां पहुंच गए, हम लोग भारत में थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहां चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्रों की हार ने भारत में ब्रिटेन को और मजबूत बना दिया। लेकिन एक अच्छी घटना यह घटी कि 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन हो गए। और ब्रिटेन में इलेक्शन हो गए, भारत में तो आंदोलन चल ही रहे थे। और उस इलेक्शन में ब्रिटेन में सरकार आ गई। किसकी किसकी सरकार आई? कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब भारत आजाद हुआ ब्रिटेन के? नहीं, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली की सरकार आई, लेबर पार्टी की सरकार आई। किसमें? हाँ, 1857 में यहां क्लीमेंट एटली थे, और इससे पहले चर्चिल और इससे पहले चैम्बरलेन थे। तो इन्होंने यहां पर यह सरकार बनाई और उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों को आजाद होने की पूरी वो है। अमेरिका ने लेटर लिखा था इंग्लैंड के लिए कि भारत जैसे देश को स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है, वहां इतनी जनसंख्या है, सब कुछ है, और वो लोग खुद ही तो सरकार चलाने में सक्षम है। तो अब इस देश में कॉलोनाइजेशन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इसी बात पर अमल करते हुए एटली ने भारत में अपने 3 मंत्रियों को भेजा कैबिनेट के, इसलिए उसको कैबिनेट मिशन कहते थे। 3 मंत्री भारत आए और उन्होंने भारत की आजादी की रूपरेखा यहां पर प्रस्तुत की, और यह कहा कि भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन सत्ता किसी पार्टी को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे, किसी राजा को नहीं सौंपेंगे, सत्ता हम इस देश के संविधान को सौंपेंगे। और इस तरह से उन्होंने कहा कि संविधान बना लो, हम तुमको सत्ता सौंप देंगे। और संविधान बनाने के लिए यहां पर संविधान सभा का गठन भी उन्होंने करवा दिया। अब आप बनाओ अपना संविधान। और जब संविधान बन रहा था उसी समय 1947 में उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर की घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर से पहले भी बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी हमको सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का पढ़ना है।
सेकंड फेज में रेवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ ये पढ़ना है, वो भी देखना पड़ेगा कैसे कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें अभी रह गई हैं, शायद आई थिंक अपन लोग कल कर पाएंगे उसको एक लेक्चर में, ठीक है।